Hello everyone, this is Harshita presenting revision lectures for class 11th accounts. We'll be covering 20 chapters of accounts in 20 days. 20 videos, 20 chapter and we'll complete all the chapters. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. अभी हम चाहते हैं कि आप अकाउंटेंसी से प्यार करने लग जाएं. तो प्यार की शुरुआत किससे होती है? इंट्रोडक्शन से. तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग से हम क्या कराते हैं? इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. अकाउंटिंग होता क्या है? सबसे पहले आपको क्या समझना है? अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि बहुत सिस्टमैटिक है, जिसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं. आपको जैसे जैसे बता रही हूँ थोड़ा सा वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप थ्योरी के आंसर्स लिख रहे हो यू हैव टू फोकस ऑन द वोकैबुलरी कि कौन से वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए कि आपको फुल मार्क्स ग्रैब हो. 5 में से 4 मिले या 5 में से 5 मिले, ठीक है. तो चलिए मैं बताती हूँ आपको. सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग है हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. आपको क्या करना है? जब भी आप बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस किस लिए किया जाता है? पैसों के लिए किया जाता है, प्रॉफिट्स के लिए किया जाता है. तो जब भी हम बिजनेस में बात करेंगे तो अकाउंटिंग में किसकी बात होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल इवेंट्स की, जहां पर आप पैसों का लेना देना हो रहा हो, पैसों की बात हो रही हो, उन्हीं ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि आपने परचेज किया 1000 रुपये में, अब यहाँ पर पैसों का अमाउंट आ रहा है, तो आप देखिए जहाँ पे भी पैसे आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए. वो सारी ट्रांजैक्शन आपका अकाउंटिंग का क्या होगा? पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. अब आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. अब आपको क्या करना है? जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई करी हैं पैसों वाली, अब आपको उसमें ये देखना है कि पैसे का कितना अमाउंट है, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है. जब मैंने बोला परचेज करी 1000 की, पहले तो आपने देख लिया पैसों की बात हो रही है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया. अब पैसे कितने हैं वो आपका सेकंड स्टेप है, वहां पता लगाते हो कितने पैसे थे हमारी ट्रांजैक्शन में? 1000 रुपये. तो हमने अब क्या कर लिया? अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप कर लिया, मेजर कर लिया ट्रांजैक्शन को. रिकॉर्ड करना है अब नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है. आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पैसे देख लिए, अब आपको क्या करना है? इसको कहीं कहीं लिख लेना है. लिखने को क्या कहा जाता है? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपकी अकाउंटिंग में 2 टाइप की बुक्स होती हैं. पहली होती है जनरल बुक, उसमें जब आप एंट्री करते हो तो उसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ द जनरल एंट्रीज, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसके बाद क्या किया जाता है? आप मान लीजिए पूरे साल आपने क्या किया, बिजनेस में परचेजेस होती हैं, सेल्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लेना देना होता है. तो क्या किया जाता है? सारी की सारी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई किया जाता है. जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें सेम जगह पर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल परचेजेस. अब आपने तो क्या किया, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जनरल एंट्री की, तो आपने डाली 1/4/2020. मान लो 2020-21 साल चल रहा है, आपका पहला दिन है. आपके पहले दिन में आपने क्या किया? परचेजेस करी राम से, तो आपने लिख दिया कि भाई मैंने राम से परचेजेस करी. फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ की थी, तो 1000 रुपीज़ लिख दिया. उसके बाद आपने क्या किया? सेल कर दी वो गुड्स, ये आपने शाम को बेच दी. ऐसे ही आपने पूरे साल पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन करी होंगी. आपने परचेज करी होगी, सेल करी होगी, फर्नीचर खरीदा होगा, राम के साथ ट्रांजैक्शन, श्याम के साथ ट्रांजैक्शन, राधा के साथ ट्रांजैक्शन, पता नहीं कितने लोगों के साथ ट्रांजैक्शन. लेकिन जब आप मान लो आपकी शॉप है, आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं राम के साथ. राम आपसे उधार पे बहुत सारी चीज़ें ले जाता है, 1 हफ्ता ले गया, ठीक है. 1 हफ्ते बाद राम आता है, अब आपसे पूछता है कि भाई बता कितने पैसे हो गए. तो आप कैसे पता लगाओगे? आपने जो जनरल एंट्रीज पास करी हैं, जो आपने रिकॉर्डिंग करी है, वो कैसे करी है? आपने किया है डेट वाइज.
इस डेट पे जो जो एंट्री होती गई आप रिकॉर्ड करते गए। अब आपको उसमें से राम की ट्रांजैक्शन को अलग लिखना, क्लासीफाई करना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे कि राम को कितने पैसे देने हैं, राम से कितने पैसे लेने हैं, जो भी आपका केस रहता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आया कि अब आपको सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना पड़ेगा। क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है, फोर्थ स्टेप है। उसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन को ग्रुप करना है एक नेचर की एक प्लेस पे, वन नेचर एट वन प्लेस। ठीक है, आपके कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे इधर, वन नेचर वन प्लेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ स्टेप में आपने क्लासीफाई भी कर लिया, अब आपको क्या करना है, समराइज करना है। जब साल के आखिरी में आपसे पूछा जाए कि भाई तूने साल में कितनी सेल करी, साल में कितनी परचेज करी, आप क्या अपना जर्नल उठाओगे? नहीं ना, जो आपने बुक्स ऑफ एंट्री करी थी डेट वाइज, उससे तो परचेजेस का टोटल निकालना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए, है ना। अब देखिए उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। आपने क्लासीफाई कर लिया, आप क्या कर सकते हो, परचेज बुक में जाके जितनी भी परचेजेस थी आपने एक जगह पर लिखी होंगी, वहाँ से उसका टोटल निकाल के बता सकते हो इतनी परचेजेस करी। अब उसमें भी आपको टाइम लग जाएगा, आपको परचेज बुक ढूंढनी पड़ेगी अपनी पूरी लेजर में, आपको वहाँ पे परचेज का अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, राम का अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जितना भी हमने लेजर में अकाउंट्स बनाए थे उन सबका लास्ट में बैलेंस निकाल के उस बैलेंस का एक शीट बना देते हैं कि भाई राम को इतने देने हैं, शाम को इतने देने हैं, परचेजेस हमने पूरे साल में इतनी करी, सेल्स पूरे साल में इतनी करी, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। एक समरी बना लेते हैं, एक पेज पे ही पूरा का पूरा लेजर, जितने भी लेजर्स हमारे बने थे उन सारे लेजर्स की एक समरी बना लेते हैं और उस समरी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अब हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारे क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने प्रॉफिट किया है बिजनेस करके या हमने लॉस किया है बिजनेस करके। ये कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक चीज़ और बनती है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताती है बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में आपके पास कितने एसेट्स पड़े हैं, कितनी लायबिलिटीज पड़ी हैं, ये आपको इससे क्या होता है, पता चलता है। अब एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, ये आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। अभी के लिए आप ये समझिए, P&L अकाउंट बनता है और ट्रायल बैलेंस बनता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि P&L अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप हो गया हमारा, समरी बना दी हमने पूरी, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट बना दी। नेक्स्ट स्टेप आता है, अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फ़ायदा क्या है, क्यों निकाला हमने, बताइए, सोचिए थोड़ा, देखिए। अगले स्टेप में अब आपको सोचना ही है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा किसको बोला जा रहा है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है, और आपने बैलेंस शीट बनाई है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। इसके मीनिंग मैं आपको सेकेंड पॉइंट में बताती हूँ। ठीक है, देखिए, तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 6 स्टेप्स पढ़ लिए। लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब हमने P&L अकाउंट क्यों बनाया, प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट किया, बैलेंस शीट क्यों कैलकुलेट करी, हम क्या करेंगे, अब जिसके लिए बनाई है उस तक पहुंचा देंगे। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, जिन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से फ़र्क पड़ता है, हमारी बैलेंस शीट से फ़र्क पड़ता है, हम उनको वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तो ये होता है हमारा 7 स्टेप मॉडल। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेजर करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब आपके पास अमाउंट भी आ गया, ट्रांजैक्शन भी आ गई, अब क्या कर दोगे आप, रिकॉर्डिंग कर दोगे। रिकॉर्डिंग होती है डेट वाइज, डे वाइज, उसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हमारा क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस को यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 6 स्टेप में हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
7th स्टेप में हम क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, यूजर्स के साथ, कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर्स। ठीक है, दिस इज द 7th स्टेप मॉडल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये सारे के सारे 7 स्टेप्स आपको सीखने हैं, हाँ सीखने हैं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है कि उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग जस्ट द सेम 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। जो 7 स्टेप्स आप पढ़ के आए हो वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए पहला हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों की बात हो रही हो, दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी की बात जहाँ पर भी होते हैं उन एक्टिविटीज उन ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा था मेजरिंग। अब आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को मेजर करना है पैसों की टर्म्स में। क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर हम रिकॉर्डिंग कर पाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप करते हो क्लासीफाई। मैंने बताया था जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, डेट वाइज होती है, डे वाइज होती है। उसमें से एक अमाउंट निकालना, टोटल निकालना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता लगाना, किसी सिर्फ परचेज का टोटल निकालना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई में क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शन को ग्रुप किया जाता है, जो सेम नेचर की है उन्हें सेम जगह पर लिखा जाता है, वन नेचर एट वन प्लेस। आगे देखिए, द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इनटू मेन अकाउंट दैट इज लेजर। क्लासीफाई का मतलब है एंट्रीज को उठा के आप लेजर में डाल दो। मान लो परचेजेस का लेजर बनाया है, परचेजेस का अकाउंट बनाया है आपने, तो परचेजेस की सारी ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई है वो आपने क्या कर दिया, एक जगह पर लिख दी। सेल का अकाउंट बनाया आपने लेजर में, सारी की सारी सेल की एंट्रीज उठा के आपने क्या किया, सेल अकाउंट में लिख दी। यहाँ पर आपका फैला हुआ नहीं है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। उस ऑर्गेनाइज को आपको और ऑर्गेनाइज करना है। अब पर्सन को नहीं फर्क पड़ता कि आपने साल में किससे कितने का क्या खरीदा, कितने की परचेज राम से करी, कितने की शाम करी, उनको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपने टोटल कितनी परचेजेस करी, टोटल कितनी सेल करी। तो उसके लिए अब क्या किया जाता है, समराइज। समराइज भी ऐसे करो कि यूजर क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और वो उसके लिए कुछ यूजफुल हो। ऐसे नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपको उसे बहुत तमीज से लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है कि सामने वाला बंदा उसको समझ पाए, सामने वाले पर्सन के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो और यूजफुल हो। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल। अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल बनाने के लिए आपको बनाना पड़ता है सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंस को यूज करके बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप ये भी बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट दोनों साथ में बनते हैं। या फिर अगर कोई कंपनी हो वो बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलग से नाम है। उसके बाद है हमारा बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें बनती हैं। इनको कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस को यूज करके बनते हैं। नाउ कम द 6th स्टेप दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस क्या होता है, अब आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसमें आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया उसमें बहुत सारे आइटम आते हैं, परचेज आती है, सेल आती है, आपके कोई भी एसेट्स आते हैं, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आता है, मशीनरी आती है। तो ये क्या है, आपके बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके बीच में आपको क्या करना है, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। एनालिसिस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है कि इतनी सेल करने के लिए हमारा मान लो कितना रेंट लगा, इतनी सेल करने के लिए हमें कितना रेंट देना पड़ा,
हम ये सेल करते हैं तो हमारा लेके आने का और लेके जाने का कितना खर्चा हुआ, ये सारे एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, ये सारे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना कि भाई अगर हम 1 लाख की सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है, इसको लिंक करना, अलग अलग आइटम्स को लिंक करना क्या कहलाता है, एनालिसिस। उसके बाद है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है, अब आपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर दिए, अब उनको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप। जो ऊपर आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे हैं उसका मतलब तो समझाओ, उसकी इंपॉर्टेंस तो समझाओ, उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। अब हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, बैलेंस शीट बन गई, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, आपको इससे पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पर्सन वो डाटा को यूज़ करके समझ पाता है कि उससे आगे और पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं या नहीं हैं, या लॉस में है, लोन ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टेप पे। उसके बाद लास्ट स्टेप था हमारा कम्युनिकेटिंग। सारा अकाउंटिंग किसके लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूजर्स को दे देते हैं। यूजर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। उनको डाटा क्यों चाहिए होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, बैलेंस शीट क्यों चाहिए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए अप्रोप्रिएट टाइम पे। अप्रोप्रिएट डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट डिसीजन एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो ये है हमारा 7 स्टेप्स मॉडल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आपने पढ़ लिया अकाउंटिंग होता क्या है, अब अकाउंटिंग करनी क्यों है, क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की, तो आप इसे याद कैसे करेंगे, MD मैप। अकाउंटिंग क्यों करनी है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, MD मैप। अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में, MD मैप। M से क्या है, सबसे पहले देखिए, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आपको पता है आपने अकाउंटिंग में पहले जनरल बनाई, रिकॉर्डिंग करी, फिर उसको क्लासीफाई किया, उसको समराइज किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाया। तो आपने क्या किया, सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन किया। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, सबसे पहला काम, सबसे पहला टास्क यही है कि आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्या है, डी से है डिटरमाइन। ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग 2 वजह से होती है, आपको पता लगाना है कि आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस करने से, आपने पूरे साल काम किया, उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस बाय मेकिंग इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है डिटरमाइन करना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए कंपनी क्या करती है, बिजनेस करने के लिए जगह खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, लैंड खरीदती है, मशीनरीज खरीदती है। ठीक है, ऐसे उसको पैसे चाहिए होते हैं तो वो लोन लेती है, उधार लेती है, बाहर से पैसे उठाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आज हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। वो भी कौन बताता है हमें, अकाउंटिंग। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, वो बताती है एसेट एंड लाइबिलिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट M, दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट M क्या है हमारा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि मैनेजमेंट कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए, अच्छे से कंट्रोल कर पाए बिजनेस को, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग कर पाए। क्या कर पाए, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग कर पाए। MD मैप। अब हमने पढ़ लिया MDM, अब है हमारा A, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको दे पाए, यूजर्स को दे पाए। कौन से यूजर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल को दे पाए, ताकि वो क्या कर पाए, अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए अप्रोप्रिएट टाइम पे, एनालिसिस कर पाए, इंटरप्रिटेशन कर पाए, एनालाइज देम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे डाटा उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग
वो उसका एनालिसिस कर ले, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ले। पी से क्या है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब आपने क्या किया है, सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। अब जितने भी आपके एसेट्स हैं उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन है। रिकॉर्ड मेंटेन करने से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हो अपने एसेट्स के बारे में जानने के लिए और एसेट्स के बारे में, एसेट्स को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग करता क्या है। तो इसमें आपको जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वही उसके रीजंस हैं कि अकाउंटिंग करता क्या है। अकाउंटिंग जिस लिए करते हैं वही अकाउंटिंग करता है, ठीक है। अकाउंटिंग करता क्या है, अकाउंटिंग सेम चीज़ें करता है, दैट इज MD मैप। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो CA मैप, CA मैप, जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज meeting legal requirements, submission of returns in various laws and evidence in court of law, accounting records which are systematically and timely maintained can be used। आप क्या करते हो, अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली बनाते हो, टाइमली मेंटेन करते हो, तो आप इनको कभी भी आपका कोर्ट में कोई केस हो जाता है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस लेके जा सकते हो। दूसरा आपने सुना होगा GST, इनकम टैक्स, वर्ड सुने हो ऐसे घर पे कभी रियल लाइफ में। तो अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है GST के रिटर्न फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, और कोई भी अगर ऐसी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहां हमें रिटर्न्स फाइल करनी होती है, वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है लीगल रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट में। पहला, रिटर्न फाइल करने में हेल्प करता है, और दूसरा, कोर्ट में एविडेंस रखा जा सकता है, यूज़ किया जाता है एज अ एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। बाकी आप पॉइंट पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम है, देख लीजिए, बता देती हूँ। कम्युनिकेट करना है यूज़र को, मैनेजमेंट को यूज़ करना है, तीन चीज़ों के लिए करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने ऊपर पढ़ा था, डिटरमाइन करना है प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे करते हैं, प्रॉफिट और लॉस के लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमने क्या देखा था, क्या बनता है, बैलेंस शीट। उन्हीं दोनों को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं। अब इतना आपने अकाउंटिंग पढ़ लिया, वो सारे उसके क्या हैं, फायदे ही तो हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या आता है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। अकाउंटिंग करने के फ़ायदे वही हैं जो उसके फंक्शंस हैं। अकाउंटिंग जो काम करता है वही उसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा आप सारा रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लेसेस मेमोरी एज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, नो नीड टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी की सारी क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। उसके अलावा फैसिलिटेट्स लोन। अगर आपको लोन लेना है तो आपको दिखाना पड़ता है कि भाई देख मैं कितनी सेल करता हूँ, मेरी कितना कैश आता जाता है, मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ। ये सब कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है। आपका P&L अकाउंट बताता है, आपका बैलेंस शीट बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस है। ये देखकर ही आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द लोन। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। टैक्स लाइबिलिटी मैंने बताया आपको, अभी दो टैक्स मान के चलो होते हैं, GST एंड इनकम टैक्स। दोनों में ही आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अब कितना टैक्स पे करें ये कौन बताता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका P&L अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, उसके बेसिस पे निकाला जाता है आपको कितना टैक्स पे करना है। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी। अब देखिए आपको अपने बिजनेस को अपने दोस्त के बिजनेस से कंपेयर करना है तो कैसे करोगे। आप देखोगे कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो और वो कितना प्रॉफिट कमाता है। उसने बिजनेस में 1 लाख लगाए, आपने बिजनेस में 2 लाख लगाए। ये कैसे कंपेयर किया जा सकता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। तो अकाउंटिंग हेल्प्स इन
कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद देखिए रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है। अब इतना सारा आपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिया कि अकाउंटिंग होता क्या है, 7 स्टेप मॉडल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। यही सारे पॉइंट्स आपको यूज़ करके आंसर बना सकते हो व्हाट इज़ द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, अकाउंटिंग में कमियाँ क्या हैं, अकाउंटिंग की खामियाँ क्या हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। क्यों? ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं अकाउंटिंग में जहाँ पे क्या किया जाता है, एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। एस्टिमेट समझ रहे हो, अंदाज़ा लगाया जाता है। जब कहीं पे भी अंदाज़ा लग रहा है तो वो एग्जैक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, इन अकाउंटिंग सम एस्टिमेट्स आर मेड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम बहुत सारी जगह पर कहीं ना कहीं अंदाजे लगाए जाते हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। एग्जाम्पल, आप कोई एसेट खरीद के आए तो उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी होगी उस पर आप क्या लगाते हो, एस्टिमेट लगाते हो। मान लो मैं आज गाड़ी खरीद के आई तो मुझे लगता है मेरी गाड़ी 10 साल चलेगी, मुझे लगता है मेरी गाड़ी 10 साल चलेगी, आपको लगता है ये 12 साल चलेगी। तो ये क्या है, अंदाजे हैं, और ये अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझ में अभी नहीं आएगा। आगे देखिए, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है। मान लो आपने आज एक लैंड खरीद ली 10,000 रुपये की। ठीक है, 10,000 रुपये की लैंड जो आपने आज खरीदी है वो 10 साल बाद हो गई 1 करोड़ रुपए की। आपने जब लैंड खरीदी, आपने किताबों में लिखा मैंने लैंड खरीदी 10,000 की, वो 10 साल बाद भी कितने की दिख रही है, 10,000 की दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 करोड़ रुपए। वो होती है करंट वैल्यू। जिस पे आप बिजनेस में एंट्री कर रहे होते हो उसको बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। ठीक है, हम अकाउंटिंग किस पे करते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट पे करते हैं, ना कि करंट वैल्यूज पे। इसीलिए जो हमारी अकाउंटिंग है वो कैसी इन्फॉर्मेशन दिखा रही होगी 10 साल बाद, अनरियलिस्टिक। वो दिखा रही है कि 10,000 की लैंड है, एक्चुअल में लैंड 10,000 की है क्या ये रियल न्यूज़ है? नहीं, रियलिटी क्या है, हमारी लैंड कितने की हो गई, 1 करोड़ की। ठीक है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अभी के लिए इतना याद रखो, हिस्टोरिक कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट वैल्यूज आर नॉट शोन। करंट वैल्यू मतलब 1 करोड़ रुपए नहीं दिखाए, 10,000 रुपये दिखाए हैं। और मैंने आपको बताया था एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं जो भी अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मैंने एक कार खरीदी है 50 साल चलेगी, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक एस्टिमेट। ये होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपके 2 चीज़ें अभी मैंने बताई हैं जो गड़बड़ है कुछ। पहली क्या है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, एंड सेकेंड क्या है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में आपको 2 चीज़ें लिखनी है, अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं और एसेट्स को दिखाया जाता है किस पे, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, बजाय किसके, करंट वैल्यू के। करंट वैल्यूज आर नॉट शोन। थर्ड पॉइंट देखिए, अकाउंटिंग इग्नोर करता है 2 चीज़ें, एक है हमारा क्वालिटेटिव एलिमेंट और एक है हमारा इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। क्वालिटेटिव एलिमेंट, अब देखिए अकाउंटिंग में आपने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी, सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। पैसों वाली ट्रांजैक्शन को लिखो, क्वालिटी को क्या कर दो, अवॉइड कर दो। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग में, इग्नोर हो जाते हैं। फोकस सिर्फ किस पे रहता है, मॉनेटरी मैटर्स ओनली। फोकस इज ओनली ऑन मॉनेटरी मैटर्स, राइट। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड। एग्जाम्पल क्या है, आपकी फर्म में, आपकी मैनेजमेंट में किस प्रकार के लोग काम करते हैं, उसकी क्वालिटी एंड स्किल्स यू कैन नॉट मेजर इन मनी। पैसों में नहीं तोला जा सकता कि कितनी काबिलियत है आपके ह्यूमन रिसोर्स में, या आपके एसेट की कितनी अच्छी क्वालिटी है, कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं अकाउंटिंग में, इग्नोर हो जाती है। उसके अलावा है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस भी आप पैसों में तोल सकते हो क्या, आपकी मार्केट में कितनी गुडविल है, आपकी इमेज कितने की है,
नहीं अंदाज़ा लगाया जाता, तो अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ अकाउंटिंग क्या इग्नोर करती है, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस में उतार चढ़ाव को अकाउंटिंग क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। आप 10,000 रुपये की चीज़, आपने मान लो आज गोल्ड लिया 10,000 रुपये का, क्या वो गोल्ड जितना आप 10,000 में ले पाए, आगे के 10 साल बाद आप 10,000 में उतना गोल्ड ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो प्राइस लेवल चेंज को अकाउंटिंग क्या करती है, इग्नोर कर देती है। आज आपको पता है पहले आप 10 रुपये में 4 गोलगप्पे खा लेते थे, ठीक है, अब आप 10 रुपये में 2 ही गोलगप्पे खा पाते हो। तो ये जो प्राइस लेवल का चेंज हो रहा है, पहले प्राइस क्या था 4 गोलगप्पे का 10 रुपये, अब अगर आपको 4 गोलगप्पे खाने तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपये। तो ये होता है प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इस प्राइस लेवल चेंज को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जैसे कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन सी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट पे, ना कि करंट वैल्यू पे। और अकाउंटिंग मान के चलता है कि मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू फ्रिक्वेंटली। मनी जो है अपनी वैल्यू चेंज करता है, बट अकाउंटिंग मान के चलता है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या रहती है, सेम रहती है। वो कह रहा है 10 रुपये में आज भी 2 गोलगप्पे आएंगे और 10 रुपये में 10 साल बाद भी 2 ही गोलगप्पे आएंगे। अकाउंटिंग ये मानकर चलता है। तो क्या ये चीज़ सही है, नहीं, ये चीज़ गलत है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन इज विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छेड़ाखाड़ी। अकाउंट्स के साथ आपने कर दिया मैन्युपुलेशन। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। आपने क्या किया, आपकी सेल हुई थी 10 लाख की, आपने दिखा दी 20 लाख, सीधा सीधा हेरा फेरी हो गई। इसे बोला जाता है मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। विच रिजल्ट्स इनटू अनफेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। इससे क्या हुआ, हमारी जो पोजीशन दिख रही थी वो क्या थी, अनफेयर थी, झूठी थी। आप दिखा रहे हो आप 20 लाख की सेल करते हो, बट एक्चुअल में आप कितनी करते हो, 10 लाख की। तो आपने क्या किया, चीज़ों को छुपाया, फैक्ट्स को छुपाया, सच को छुपाया और अनफेयर प्रेजेंटेशन करी। हाइडिंग फैक्ट्स एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो बेटर पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली इज। जो एक्चुअल में सिचुएशन थी उससे क्या दिखाया, अपने आप को बेटर दिखाया। ये है हमारी लिमिटेशन। 5 लिमिटेशन है, फटाफट से याद करो। पहली क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकेंड है हमारी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग में। थर्ड है हमारी अकाउंटिंग इग्नोर करती है, पहली चीज़ क्या है हमारी, अकाउंटिंग क्या इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अकाउंटिंग इग्नोर करती है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। और फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा अकाउंटिंग लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है और अपनी बेटर पोजीशन दिखाई जा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या एक ही टाइप की अकाउंटिंग होती है, नहीं, अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है, इसलिए अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं। पहली टाइप की अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट इज़ कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाए और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज को पता लगा पाए। आप जो पढ़ रहे हो वो कौन सी अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन फोकस रहता है कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या होता है, अब आप मान लो बिजनेस करना चाहते हो पेन का, पेन बेचना चाहते हो, तो आपको पेन बनाने में कितना खर्चा हुआ उससे बोला जाता है कॉस्ट। मान लो आपका पेन बनाने में खर्चा हुआ 8 रुपये और आपने सोचा आप पेन को बेचोगे 10 रुपये में, तो 2 रुपये का आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट। कॉस्ट आपकी लगी 8 रुपये, 2 रुपये का प्रॉफिट लगा, 2 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके आपका क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में आप किस पे काम करते हो, इस पे काम करते हो और इस पे काम करते हो। प्रॉफिट तो आपका पहले ही डिसाइड हो जाता है कि भाई मुझे पेन बेच के हर पेन पे 2 रुपये कमाने हैं, और आपकी कॉस्ट मान लो अभी कितनी आ रही है, 9 रुपये आ रही है। सबसे पहले तो आप कॉस्ट को पता लगाओगे कितनी आ रही है, कैलकुलेट द कॉस्ट। अब आप कोशिश करोगे उस कॉस्ट को कितना करना पड़ेगा, आपको 2 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो आपको 8 रुपये करना पड़ेगा। तो इसको होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना।
उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें करके क्या करनी है, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको करना है असर्टेन द कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट, कंट्रोल द कॉस्ट। 3 चीज़ें करेंगे कॉस्ट के साथ। असर्टेन मतलब कैलकुलेट करो, उसके बाद रिड्यूस करो, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो, कॉस्ट को कंट्रोल्ड रखो, ये ना हो कि भाई हाथ से निकल गई, है ना। उसके बाद आप प्राइस को डिसाइड कर लेते हो, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। नेक्स्ट अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि भाई कितनी सेल्स करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करने के लिए कहेगा। जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए होती है, उनके फंक्शंस के लिए होती है, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट्स चाहिए उसे बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये 3 टर्म्स का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है हमारा, इसको देखिए। इसमें क्या है, सबसे छोटी चीज़ क्या है हमारी, बुक कीपिंग। उसके बाद है अकाउंटिंग, उसके बाद है अकाउंटेंसी। सबसे पहले आप देखोगे बुक कीपिंग। हमने पढ़ा अकाउंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स। अकाउंटिंग के जो 4 स्टेप्स है स्टार्टिंग के, उन 4 स्टेप्स को बोला जाता है बुक कीपिंग। उन 4 स्टेप्स में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। 4 स्टेप्स आ गए। उसके बाद जो हमने 7 स्टेप्स पढ़े, ये 4 स्टेप को बुक कीपिंग बोलेंगे। बुक कीपिंग में प्लस कर देंगे बाकी के 3 स्टेप्स जो थे हमारे समराइजिंग, उसके बाद हमने बनाया था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद था हमारा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो पहला पॉइंट तो यही है कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है इन एडिशन टू दिस, प्रोसेस ऑफ समराइजिंग। मैंने बताया 4th स्टेप के बाद 5th स्टेप से और चीज़ें इसमें ऐड हो गई, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। ये 3 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं तो वो अकाउंटिंग बन जाता है। अब अकाउंटिंग में अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऐड कर देते हो, थ्योरीज को ऐड कर सकते हो, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटेंसी को ऐड कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है हमारा, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल, system of accountancy, why and how financial transaction are recorded in the books of accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे और क्यों फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस, सब आ जाता है अकाउंटेंसी में। बुक कीपिंग भी आ जाता है, अकाउंटिंग भी आ जाता है, प्लस क्या आता है, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, सारा कुछ आ जाता है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तीनों स्टेप में से बुक कीपिंग होगी। ठीक है, प्राइमरी स्टेज है जिसमें रिकॉर्ड किया है और क्लासिफाई किया है लेजर में। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज जिसमें हम करते हैं बुक कीपिंग, जहाँ पे खत्म होती है, मतलब 5th स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे था समराइजिंग वाला स्टेप। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है, और क्या क्या आता है, थ्योरी, सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग में। देखिए इसमें कहाँ पे डिपेंडेंसी होती है, करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जो आपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स करे हैं, आइडेंटिफाई करे हैं, मेजर करे हैं, उनकी करेक्ट रिकॉर्डिंग हो, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, और उसके बाद बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड करता है, बुक कीपिंग के ऊपर, और अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड करता है, इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड द बुक कीपिंग पार्ट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, समराइजिंग वाला पार्ट, एनालिसिस भी होता है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स भी होता है। लेकिन जो हमारा अकाउंटेंसी है उसमें हमारे अकाउंटिंग कैसे करनी है,
रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, मेथडोलॉजी आ जाती है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं। आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, बुक कीपिंग तो कोई भी कर लेता है, इट इज़ अ रूटीन जॉब इन नेचर। बुक कीपिंग आपको डेली करनी होती है। बुक कीपिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जनरल डेली बनता है कि भाई 1 तारीख को 1/4/2020 को कितनी एंट्रीज हुई, सारी की सारी हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे ही हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, वो साल में एक बार बनते हैं। ठीक है, तो ये जॉब कैसी होती है, एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। डायनेमिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, विच रिक्वायर सम टेक्निकल नॉलेज, जिसमें दिमाग लगेगा। जनरल एंट्री तो कोई भी पास कर लेगा, थोड़ा बहुत सिखा देंगे वो सीख जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड एंड रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, देखिए 6 पॉइंट क्या है, परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। अभी आप 11th कर लोगे, इसके बाद अकाउंटेंट तो आप भी बन जाओगे, बुक कीपिंग तो आप भी कर लोगे। अकाउंटेंट और बुक कीपर में फ़र्क यही है कि आप अकाउंटेंट बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने आगे के स्टेप्स भी सीख लिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी भी आती होंगी, तो आप क्या हो जाएंगे, ट्रेन्ड स्टाफ। नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ मतलब जिसको सिर्फ जनरल एंट्री बनानी आती है, जिसे सिर्फ लेजर तक का काम आता है, वो होते हैं हमारे नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। उसके बाद देखिए, ये कैसा काम है, मैकेनिकल इन नेचर, नो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। नॉर्मल सा काम है, आपको एक बार सिखा दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्रेडिट कर दो। एक बार आपको सिखा दिया तो ये क्या हो जाता है, मैकेनिकल काम हो जाता है, कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। मैंने आपको बताया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगती है। तो हमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए जिनके पास स्पेशल स्किल्स हो, जिनको काम करना आता हो, जिनको एनालिसिस करना आता हो, जिनको इंटरप्रिटेशन करना आता हो, उसमें दिमाग लगता है। तो इसलिए अकाउंटिंग में आपको ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए जिसके पास स्पेशल स्किल्स हो और एनालिसिस और इंटरप्रेट करने की एबिलिटी हो। याद हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आती हैं, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है यूज़र के, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड इज पोजीशन स्टेटमेंट, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था आपने अभी, प्रॉफिट एंड लॉस को ही क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो बताता है किसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस किया बिजनेस करने से, बिजनेस ऑपरेशन से। ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं इनकम स्टेटमेंट के। हमने जो नाम पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट आता है। अगर फर्म का केस है तो इनकम स्टेटमेंट को ये बोलते हैं। अगर कंपनीज हैं वो इनकम स्टेटमेंट को अलग नाम से बोलती हैं, उसको बोलती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उनका प्रॉफिट नहीं आता क्योंकि एनपीओ हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उनके प्रॉफिट को क्या बोल देते हैं हम, सरप्लस, और अगर उनका लॉस है तो उसे बोल देते हैं डेफिसिट। ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ी थी P&L अकाउंट, जिसको हम बोल रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बताती है पोजीशन के बारे में। कौन सी पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है एसेट के बारे में और लायबिलिटी के बारे में। हमेशा बैलेंस शीट एट पॉइंट ऑफ टाइम बनती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज मान लो क्या डेट है, 29 जनवरी 2026। अगर आज बैलेंस शीट बता रहे हैं तो हमें पता चलेगा आज इस कंपनी में, इस फर्म में, इस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखिए,
कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो से क्या समझते हो आप? कैश मतलब पैसा, फ्लो मतलब कितना आया और कितना गया, कैसे आता जाता है। फ्लो मतलब आया गया आया गया। जब पैसा आता है तो उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो, जब पैसा जाता है तो उसे बोलते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है। बिजनेस में 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है जिससे पैसा आ सकता है और जा सकता है। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मीनिंग आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम याद कर सकते हैं। कैश फ्लो बिजनेस में 3 ही तरीके से होता है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों आपको अभी नाम याद करने की जरूरत है? क्योंकि ये चैप्टर भी आपका 12th में है। अभी कैश फ्लो के बारे में आपको इतना पता चलना चाहिए, कितना इनफ्लो होता है, कितना आउटफ्लो होता है, कौन सी 3 प्रकार की एक्टिविटी है जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो इनफ्लो होता है। ठीक है। अब हमने देख लिया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ गया। इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही होती है, ट्रू एंड फेयर। वो सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ये कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक है? फंडामेंटल। क्वालिटेटिव कौन सी है? देखिए, सबसे पहली तो है रिलायबल, जिस पे भरोसा कर पाए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ बोल रही हैं तो उस पर आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे तो क्या वो अच्छी इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन की? रिलायबल। रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, जो फ्री फ्रॉम बायस है, वेरीफाइएबल है और मटेरियल एरर से फ्री है। मतलब उसमें कोई भी जानबूझ के मोटी मोटी गलतियां नहीं करी गई, मोटी मतलब बड़े अमाउंट की। ठीक है। उसके बाद क्या है? रेलेवेंस। मतलब आप कुछ भी लिख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें वही चीज़ें होनी चाहिए जो यूज़र के काम आए, किसमें? डिसीजन मेकिंग में। यूज़र्स के काम आए किसमें? डिसीजन मेकिंग में। मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती हैं, कम्युनिकेट करेंगे हम यूज़र को ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला यूज़र उसको समझ पाए। ठीक है। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट यूज़र आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से नहीं बनाया तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं और आपके कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, कितना नेट प्रॉफिट आया, कितनी इनकम हुई, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि यूज़र उसको समझ पाए। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। आपको हमेशा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ईयर 1 में मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, ईयर 2 में आपका प्रॉफिट हुआ मान लो 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है। आपको इसमें डाटा को कंपेयर तब कर पा रहे हो तब क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप 1 साल के डाटा को दूसरे साल के डाटा के साथ कंपेयर कर पाओ। या फिर मान लो आपके फ्रेंड का बिजनेस है और आपका बिजनेस है, अगर आप इन 2 बिजनेसेस को कंपेयर करना चाहते हो तो भी कर पाओगे। उसका प्रॉफिट देखोगे, अपना प्रॉफिट देखोगे, उसकी सेल्स देखोगे, अपनी सेल्स देखोगे, उसने कितने पैसे लगाए, आपने कितने पैसे लगाए, आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब आपके पास दोनों की क्या होंगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है। 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं। कैसे कैसे? इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मतलब अंदर अंदर, इंटर मतलब बाहर बाहर, इंट्रा मतलब अंदर अंदर, इंट्रा मतलब बाहर बाहर। इंट्रा मतलब अपनी फर्म का ही डाटा अपनी फर्म के साथ कंपेयर करना, फर्म 1 का डाटा फर्म 1 के साथ कंपेयर करना। मतलब मैं अपने बिजनेस का डाटा इस साल का पिछले साल से कंपेयर कर रही हूँ या उससे पिछले साल से कंपेयर कर रही हूँ। ये होता है इंट्रा, अंदर अंदर। इंटर बाहर बाहर। ठीक है। बाहर का मतलब क्या है? जब मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन अपने
फ्रेंड के बिजनेस के साथ कर रही हो, फर्म 1 का कंपैरिजन फर्म 2 के साथ कर रही हो, इसे बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। उसके बाद देखिए, याद हो गई, 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। पहले फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, ट्रू एंड फेयर, और हमारी क्वालिटेटिव कितनी है, 4 है। सबसे पहला था रिलायबिलिटी, उसके बाद था रेलेवेंस, उसके बाद था अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसके बाद था कंपेरेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए, यूजर्स ऑफ दी, हम देखते हैं, हम लास्ट टॉपिक है शायद, मेरे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक नहीं है, एक और टॉपिक है इसके बाद। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमने लास्ट स्टेप में पढ़ा था, हम क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों बना रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यूजर्स को ये कम्युनिकेट कर पाएँ। यूजर्स हमने पढ़े थे 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल यूजर से क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरनल यूजर वो जिनके पास अंदर की खबरें हों, माइक्रो लेवल पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो, जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। अंदर की खबरें रखने वाले लोग, माइक्रो लेवल पे खबरें रखने वाले लोगों को बोला जाता है इंटरनल यूजर। ठीक है, पहला कौन है, 2 ही होते हैं इंटरनल यूजर, ओनर, और दूसरा कौन है, मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, हु इन्वेस्ट इन बिजनेस, हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ओनर वो पर्सन है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, हु इन्वेस्ट इन बिजनेस। अब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करेगा, आप समझ गए, पहले तो पैसे लगा रहा है, तो उसे पैसे लगाए हैं, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी चीज में पैसे लगाते हो आप सोचते हो कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो देखेगा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्या मैं और पैसे लगाऊं, वेदर टू कंट्रीब्यूट इन्वेस्टिंग कैपिटल और विथड्रॉ इट, और पैसे लगाऊं, या जो लगाए हुए हैं वो भी निकाल लूं, वेदर टू इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कुछ लगाने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, ऑनर कौन होते हैं, जो बिजनेस में कैपिटल में, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं। आपको यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, पहले तो कि कोई यूजर है उसका मतलब क्या है, वो कौन होता है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करता है। कौन होता है मैंने बता दिया, जो बिजनेस में पैसा लगाएगा वो होता है ओनर। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करता है, सबसे पहले तो वो P&L से उठा के देखता है प्रॉफिट। ठीक है, फिर वो देखता है कि उसे और पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, जितने लगे हुए हैं वो भी निकाल ले, क्या एडिशनल कैपिटल लगाने की जरूरत है या नहीं, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देखता है। उसके बाद है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो होती है जो बिजनेस को संभालती है, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेती है, बिजनेस के बिहाफ पे डिसीजन लेती है और डे टू डे ऑपरेशंस को रन करती है। अब मैनेजमेंट कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज करेगी बताइए। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेगी, हमने पढ़ा था फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग के लिए, आज नहीं फ्यूचर, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, हम पीछे ही बढ़ के आए हैं 3 पॉइंट, तो अगर आपको याद तो अफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग एंड क्या था, एंड डिसीजन मेकिंग। अलावा भी हैं सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में, स्ट्रैटेजीज बनाने में, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में अदर फर्म्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है ये सारा। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारे एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जिनके पास माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास सिर्फ क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, 2 चीजें होती हैं। उसके बाद देखिए, पहला एक्सटर्नल यूजर है वर्कर एंड एम्प्लॉयज। वर्कर और एम्प्लॉय कौन होते हैं, पहले बताओ कौन होते हैं, फिर वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे। ये होते हैं जो वर्क कर रहे हैं इंटरप्राइज में और जिनको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं एज अ रेम्यूनरेशन, काम करो और सैलरी ले जाओ, वो लोग होते हैं वर्कर एंड एम्प्लॉयज। इनको इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब, उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है। ठीक है, उनकी सैलरी में एक पार्ट होता है बोनस एंड इंक्रीमेंट, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट ऑफ द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज कितना प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, बोनस। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपकी फर्म अच्छा कर रही है, तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपको बोनस क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बोनस और इंक्रीमेंट के लिए। और दूसरा होता है
PF एंड ESI। PF मतलब प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये दो चीज़ें होती हैं जो क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से पहले डिडक्ट होता है, फिर जब वो रिटायर होता है ना तब उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें होती हैं। इसकी भी इंफॉर्मेशन अभी क्या होगा, देखो कंपनी आपके पैसे डिडक्ट करती जाती है हर महीने सैलरी में से, किसके नाम पे, PF और ESI के नाम पे, और वो क्या करती है, उसको जमा कराती है एक अकाउंट में। क्या वो पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ और उसकी लाइबिलिटी चेक कर लो। अगर लाइबिलिटी में दिख रहा है मतलब उसने पैसे नहीं दिए। अगर आपको P&L में दिख रहा है कितना पैसा जमा हुआ है मतलब उसने पैसे दे दिए। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि पैसे एक्चुअल में आपके जो डिडक्ट हो रहे हैं सैलरी में से वो जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डिपॉजिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक होता कौन है? पहले तो बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड करे। बिजनेस के मतलब से बैंक वही है जो आपको क्या कर देगा, लोन दे देगा। आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन देने से पहले बैंक करेगा आपसे कुछ सवाल। क्या आप प्रॉफिट में हो? आपको कितना पैसा चाहिए? आप पैसे वापसी कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपको अगर मैं लोन दे दूं तो मेरा पैसा सेफ है या नहीं है? यही सवाल है। आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपको क्या जानना चाहोगे आप कि भाई कितने पैसे चाहिए, सबसे पहले ये पूछोगे। उसके बाद क्या तू वापसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी चेक करोगे कि वो वापसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप उसको पैसे दे रहे हो तो आपके पैसे कितने सेफ हैं, ठीक है, कितने सेफ हैं। उसके बाद यार अब इसको पैसे दूं या नहीं दूं, ये चार चीजें आप देखते हो कभी भी किसी को उधार देते हो तो यही सेम चीजें बैंक देखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो लोग जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, हु आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, मतलब लगा सकते हैं, लगाया नहीं है, वो भी आपके बिजनेस में यही देखेंगे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको कितने और पैसे की जरूरत है, क्या उनको आप रिटर्न दोगे या नहीं दोगे फ्यूचर में, क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो इन्वेस्टर सच एज बैंक लेंड मनी टू द एंटरप्राइज, सेम वैसे ही है। एडिशनल फंड इफ रिक्वायर्ड मे बी सॉर्ट फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। बिफोर इन्वेस्टिंग वो देखते हैं उनका पैसा सेव है या नहीं है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में वो सेफ है या नहीं है, रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको आप गुड्स एंड सर्विसेज, जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज उधार पे लेते हो, आपने गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर ली हैं। ठीक है, वो देखेंगे सबसे पहली चीज कि भाई आपको उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पहली चीज। बाकी आप पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, दो चीजें ही देखता है वो, आपको उधार दे या ना दे, और आपके अंदर वो क्षमता है, वो एबिलिटी है पैसे वापसी करने की या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डाटा चाहिए होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्टैट्स करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, करेक्ट टैक्स जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तीन वर्ड याद करो, स्टैटिस्टिक्स के लिए, पॉलिसी डिसीजंस के लिए, और करेक्ट टैक्स जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके लिए। तीन चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिसी डिसीजंस, करेक्ट टैक्स। उसके बाद है हमारा पब्लिक, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक का मतलब पब्लिक इन जनरल। ठीक है, अब आप जो काम कर रहे हो उससे आपके इन्वायरमेंट में आप कुछ पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे। ठीक है, आप कुछ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पब्लिक को दो ही चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आप इन्वायरमेंट को ख़राब मत करो, प्रदूषित मत करो, इन्वायरमेंट को क्लीन रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, और इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन मैनी वेज। उसके बाद देखिए रिसर्चर, वो लोग जो अकाउंटिंग के ऊपर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको बोला जाता है रिसर्चर। अब वो देखते हैं जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं ऑलरेडी वो सही है या नहीं है, कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, पूरी की पूरी चेंज कर दें या इसी वाली को अपडेट कर दें। समझ रहे हो, पहले तो जो करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको चेक करते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड है वो इवॉल्विंग है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इसके दो तरीके हैं, पुरानी वाली में ही थोड़ा सा चेंज कर दें या पूरी की पूरी
नई पॉलिसी ले आए, ठीक है। उसके बाद 7 है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, कंप्लीट हो गए। उसके बाद है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दूसरा नाम है उसका। यहाँ पर क्या होता है, देखिए पहले डबल एंट्री पढ़ते हैं, ठीक है। डबल एंट्री में क्या होता है, देखो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है अकाउंटिंग का वो सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन में एक चीज़ डेबिट होगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। अमाउंट की बात करते हैं, 1000 रुपये डेबिट हो रहे हैं तो 1000 रुपये क्रेडिट होंगे, 1,00,000 रुपये डेबिट हो रहे हैं तो 1,00,000 रुपये क्रेडिट होंगे। हर ट्रांजैक्शन के क्या होंगे, डुअल इम्पैक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट क्या होगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर एस्पेक्ट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज करी है कैश में, तो गुड्स आ गई, कैश चला गया, दो हो गई, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, गुड्स आ गई, कैश चला गया, तो टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। इसको बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें दोनों एस्पेक्ट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ यूनिवर्सली अप्लाइड। आप चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएस में हो, कहीं भी हो, ग्लोबली आपको दिखेगा अकाउंटिंग में एक चीज़ डेबिट हो रही है और दूसरी चीज़ क्रेडिट हो रही है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पूरा यूनिवर्सली अप्लाइड है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले क्या है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, आधा अधूरा काम नहीं हो रहा, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, मतलब वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। हमेशा टोटल ऑफ डेबिट क्या होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होगा। इससे क्या आता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आती है ट्रायल बैलेंस में। ये आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर में समझ आएगा क्या होता है। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अदर इज क्रेडिटेड, ठीक है। और किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये कौन बताता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका भी आपका पूरा क्या पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जनरल, सेम जो 7 स्टेप पढ़ के आए वही है, ये 3rd स्टेप से है। जनरल बनाई जाएगी, लेजर प्रिपेयर किया जाएंगे, लेजर मतलब क्लासिफाइंग इनटू, क्लासिफाइंग जहाँ ग्रुपिंग कर रहे थे हम ट्रांजेक्शन की, सेम ट्रांजेक्शन्स सेम प्लेस पे लिख रहे थे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी क्या बन जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था हमारा अकाउंटिंग क्या से सिस्टम है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग हमारा कैसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक चीज़ हमेशा क्या होती है, साइंटिफिक। सबसे पहला एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम का क्या है कि ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, हमने देखा जनरल एंट्री बनाते हैं, जनरल बुक बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, उसमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड भी रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड होती है, दोनों साइड्स क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस देता है हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है हमें डिटरमाइन पीएनएल। पीएनएल के बाद बनता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको दो बिजनेस को कंपेयर करना हो या अपने बिजनेस को पिछले साल कंपेयर करना हो तो उसमें भी हेल्प करती है, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो आपका फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब कुछ भी उबड़ खाबड़, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिटेक्ट हो जाती हैं। अब पूरी फाइनेंशियल्स बनने के बाद मैनेजमेंट को पता चलता है आगे क्या करना है, कंट्रोल कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, क्या प्लान्स बनाने हैं। तो हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये हो गए हमारे डुअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री सिस्टम के फायदे। अब सिंगल एंट्री सिस्टम देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम ही क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हर ट्रांजैक्शन की कितनी साइड्स होती हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला एस्पेक्ट डेबिट, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट। अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम किया, कहीं आप क्या कर दोगे, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दोगे, कहीं आप क्या करोगे, सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड कर दोगे, कहीं आप क्या कर दोगे, सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड कर दोगे। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट अकाउंटिंग होती है, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। In the system, all transactions are recorded on the not recorded on the double entry system.
ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बन ही नहीं सकता, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बन ही नहीं सकता, बैलेंस शीट यहाँ पे बन ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट क्या है, ऊपर नीचे हैं, इक्वल नहीं आएंगे। जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे बनते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, अनसिस्टमैटिक होते हैं, इसलिए इन पे भरोसा भी नहीं किया जाता, दे आर नॉट रिलायबल। कुछ ट्रांजैक्शन में क्या है, बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड कर दिया, कहीं पे डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, कहीं पे क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, कहीं पे ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोस्टली मेजरली दो ही अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है कैश बुक, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में दो ही अकाउंट बनाए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट और हमारा कैश बुक। बस हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ठीक है, कल मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर।